Hello friends, welcome to this another edition of Plates। और जो आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है हीट ट्रीटमेंट। एंड हीट ट्रीटमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लेट्स। एंड हीट ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि देर आर सर्टन प्रॉपर्टीज विच आर नॉट अवेलेबल इन द स्टील व्हेन द स्टील इज कास्टेड इन द मिल। मतलब जब स्टील को मिल में हम लोग ढालते हैं किसी भी फॉर्म में, तो उसमें सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अवेलेबल नहीं होती है जो हमें, तो इसके लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट कैरी आउट करते हैं। और अभी हम लोग देखेंगे कि हीट ट्रीटमेंट में कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं एंड कितने टाइप का हीट ट्रीटमेंट होता है। बेसिकली मैंने ब्रॉडली मेजर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कवर किया है जो कि एक फायर को मालूम होना चाहिए। तो बेसिकली जो हीट ट्रीटमेंट होता है, तो टुडेस टॉपिक इज हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट होता है वो बेसिकली मिल्स में ही कवर हो जाता है। हाउएवर अगर वो मिल में कवर नहीं हुआ है और अगर हमको चाहिए प्लेट में, तो हम सब्सिक्वेंटली भी इसको करवा सकते हैं। सब्सिक्वेंटली कैन बी इन। तो लेट्स गो टू what are the major heat treatment processes। तो यहाँ पे these are the various heat treatment carried out on plates। so this table, इसमें major headings मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है serial number, what is the heat treatment process, का purpose क्या है, what is the temperature at which it is carried out, brief description of the heat treatment process, मतलब वो heat treatment process में क्या करते हैं, वो जो प्लेट है जिसमें heat treatment process करते हैं वो कहाँ पे यूज होती है, और रिमार्क्स। तो जो पहली प्रोसेस है वो है hot forming। and hot forming is a simple process which is basically done for grain refinement। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा what is grain refinement ये समझने की जरूरत है। तो बेसिकली जो ग्रेन होता है, ग्रेन इज ए इट्स लार्जर देन एटम। सबसे फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं वो है इट इज लार्जर देन एटम। तो इट इज लार्जर देन एटम। तो व्हाट इज ग्रेन? ग्रेन इज बेसिकली, इसको हम क्रिस्टल्स भी बोल सकते हैं। तो दीज आर क्रिस्टल्स, स्मॉल क्रिस्टल्स which are randomly distributed। और ये grains क्या है? These grain structures, these have boundaries। So एक grain structure जो है वो दूसरे grain structure के साथ contact में रहता है, and where there is a contact, these are called as grain boundaries। So basically हम वापस से summarize कर लेते हैं। grain क्या होता है? grain जो है वो atom से बड़ा होता है। और grain structure कैसे form होता है? grain structure में not only there are iron atoms but there are other foreign atoms also। grain has iron atoms and foreign atoms। तो foreign atoms हम लोग क्यों डालते हैं? टू इम्प्रूव और ऑल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील। तो एक हो गया हमारा रॉ स्टील हो गया, एंड इसमें हम लोग दो पर्पस है जिसे बोलते हैं एलॉइंग। तो स्टील का एलॉइंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग फॉरेन एलिमेंट्स डालते हैं। वी ऐड फॉरेन एलिमेंट्स टू इम्प्रूव और ऑल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ। तो ग्रेन स्ट्रक्चर में क्या होता है? ग्रेन स्ट्रक्चर में देर आर आयरन एटम्स, आयरन को हम Fe लिखते हैं। सो देर आर आयरन एटम्स एंड देर आर फॉरेन एटम्स ऑल्सो। तो व्हाट कुड बी द टाइप ऑफ एटम्स आर देयर? देयर विल बी foreign atoms। foreign atoms, they can have either the size which is equal to that of Fe, or it has size which is greater than Fe, मतलब iron atoms, or size which is smaller than Fe। तो जो smaller than Fe है वो है silicon and phosphorus। greater than ये है that is aluminium and titanium, and equal है वो है nickel and chromium। nickel and chromium mostly ये stainless steel में भी पाया जाता है। तो this is I thought before we discuss any of the term, let me explain you little bit about the grain। तो ये जो ग्रेन साइज, ग्रेन स्ट्रक्चर, ये स्टील में बहुत ज्यादा डिस्कस होता है, बिकॉज जो स्टील में जो प्रॉपर्टीज आती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। सो ग्रेन स्ट्रक्चर इट हैज टू डू विद द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील। ग्रेन स्ट्रक्चर हैज टू डू विद द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील। सो व्हाट इज द ग्रेन स्ट्रक्चर? बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट मी समराइज। सो ग्रेन स्ट्रक्चर जो होता है, ग्रेन स्ट्रक्चर, दीज आर आइदर वी कैन कॉल as small crystals which are randomly distributed and their boundaries are touching each other। So this is a grain structure, and grain structure they may have they will have the iron atoms and the other foreign atoms। So foreign atoms, they can have size either equal to that iron atom or larger or smaller than iron atoms, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। And why do we add foreign atoms? We add foreign atoms as a part of alloying process, either to improve or alter the properties of the steel। तो एक ये summarize form में we have discussed what is grain structure। Now let's move on to our discussion। First is the hot forming process। तो hot forming
process. So here, first process is hot forming, which we have done for the purpose of grain refinement. Grain refinement अभी मैंने आपको explain कर दिया है. It is carried out at 1000 degree centigrade and basically it is a deformation process. इसमें deformation में क्या होता है कि plates को हम लोग rollers में से निकालते हैं, which is a heated plate at 1000 degree centigrade, और उसमें वो as a part of hot forming deformation हो जाता है, and deformation करके basically उसका purpose grain refinement. And forming process in general is any process जिसमें हम लोग किसी metal को heat करके उसके shape को change करते हैं, which results in a permanent deformation. तो उसका जो शेप है वो परमानेंटली चेंज हो जाता है. तो ये कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे अपने को शेप या टॉलरेंसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे हॉट फॉर्मिंग यूज होता है. नॉर्मली जो हॉट रोल्ड प्लेट्स है या IS 2062 HR का मतलब है हॉट रोल्ड, ये प्लेट्स जो है ये प्लेट्स इस पार्ट में आता है. सेकंड जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो है किल्ड स्टील. तो किल्ड स्टील, यहाँ पे एक और स्टील आता है सेमी किल्ड स्टील. तो किल्ड स्टील और सेमी किल्ड स्टील जो है इज आल्सो सेमी किल्ड. तो किल्ड स्टील और सेमी किल्ड स्टील जो है इट इज बेसिकली ए डीऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस. तो डीऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस का मतलब क्या है कि इसमें हमको टोटल ऑक्सीजन, वी डू नॉट वांट एनी ऑक्सीजन होने से क्या होता है, इसमें ब्लो होल्स फॉर्म हो जाते हैं, और ब्लो होल्स फॉर्म हो जाने से स्टील का जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाता है. तो ये 50 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है. और ये डीऑक्सीडाइजेशन कैसे करते हैं हम लोग? इसमें हम लोग एल्यूमिनियम या सिलिकॉन या दोनों डाल देते हैं, विच आर द डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और ये डालने से ये किल्ड स्टील या सेमी किल्ड स्टील में परिवर्तित हो जाता है. किल्ड स्टील में इट इज कंप्लीटली डीऑक्सीडाइज्ड, और जो सेमी किल्ड स्टील है वो पार्टली डीऑक्सीडाइज्ड है. तो बेसिकली ये जो नॉन पोरस स्टील जो होता है वो स्ट्रेंथ में बहुत अच्छा होता है, एंड बेसिकली किल्ड स्टील इज यूज्ड फॉर पाइप मेकिंग प्रोसेस. तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर किल्ड स्टील कहीं आता है जिक्र, तो इट इज फॉर द पाइप मेकिंग पाइप्स. नॉर्मलाइज स्टील, नॉर्मलाइजेशन और एंगलिंग, ये ही आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इसका. एंड दीज आर दी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज होते हैं. तो नॉर्मलाइज प्रोसेस में क्या होता है? नॉर्मलाइज प्रोसेस, नॉर्मलाइज स्टील जो होता है, और वहां पे जो टेस्ट सर्टिफिकेट्स है, टेस्ट सर्टिफिकेट का रिव्यू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं. तो नॉर्मलाइज स्टील में हमेशा इट इज डेसिग्नेटेड बाय N. हम N लिखते हैं और उससे नॉर्मलाइज स्टील हमें पता चल जाता है कि ये स्टील नॉर्मलाइज है. वो मैं आपको टेस्ट सर्टिफिकेट में भी दिखाऊंगा. तो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज स्टील का 815 से 980 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है. अब 800 या से 1000 तक भी आप याद रख सकते हैं, याद रखने के पर्पज से. एंड इसमें क्या होता है कि स्टील को हम 800 से 1000 डिग्री तक हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं, और उस टेम्परेचर पे प्लेट को होल्ड करते हैं. तो इसका जो होल्डिंग टाइम कैसे निकालते हैं? होल्डिंग टाइम निकालने का सिंपल सा तरीका ये है, और ये बायर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कि उसका नॉर्मलाइजिंग प्लेट का प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, और उसका एक नॉर्मलाइजिंग का चार्ट भी आता है, विच इंस्पेक्शन एजेंसी चेक करते हैं. तो सिंपल सा तरीका ये है कि जो भी प्लेट का थिकनेस है, अगर पर इंच मतलब 1 इंच मतलब 25.4 mm होता है, तो पर इंच जितना भी प्लेट का थिकनेस है, पर इंच हमें 1 घंटे तक प्लेट को उस हाई टेम्परेचर पर रखना है. तो ये हम लोग प्लेट कहाँ पे ये रखते हैं? फर्नेस में. और उसके बाद हम फर्नेस से निकाल के उसको रूम टेम्परेचर में एयर से उसको ठंडा करते हैं. तो ये जो प्लेट्स है नॉर्मलाइज स्टील, ये प्रेशर वेसल्स, हीट एक्सचेंजर्स, बिल्डिंग ब्रिजेस, ऑफशोर स्ट्रक्चर, इन सब में यूज होता है. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो बेसिकली क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग से क्या होता है, ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. तो आपको ग्रेन स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान में रखना है. ग्रेन स्ट्रक्चर मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि ग्रेन स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, वो एटम का एक बड़ा फॉर्म है. ग्रेन को हम क्रिस्टल भी बोल सकते हैं, और ग्रेन में देर आर आयरन आइटम्स, देर आर फॉरेन आइटम्स. फॉरेन आइटम्स का साइज या तो आयरन आइटम्स के बराबर हो सकता है, आयरन आइटम से छोटा हो सकता है, या आयरन आइटम से बड़ा हो सकता है. अगर आयरन आइटम्स के बराबर है तो वो निकल और क्रोमियम है. अगर आयरन आइटम से बड़ा है तो एल्यूमिनियम और टाइटेनियम है, और आयरन आइटम से छोटा है तो सिलिकॉन और फॉस्फोरस. तो बेसिकली हमें कोई भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है
है उसका बेसिक बेसिक पर्पस जो है वो ग्रेन स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही है। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। बेसिकली वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें क्या आता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आता है हार्डनेस आता है, डक्टिलिटी आता है, उसके बाद मैलिएबिलिटी आता है, यील्ड स्ट्रेंथ आता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ आता है। ये सब जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसमें बदलाव लाने के लिए ही हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। अगर प्लेट को हम लोग कोल्ड फॉर्म करते हैं उसका हार्डनेस बढ़ जाता है। नॉर्मली हार्डनेस का जो रिलेशन है वो कार्बन से होता है। तो बेसिकली जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है स्टील का वो हार्डनेस से रिलेटेड होता है। स्टील हार्ड होता है और हमें जहां जहां पे जैसे ये एप्लीकेशंस है, जैसे प्रेशर वेसल्स हो गए या ब्रिजेस हो गए, जहां पे हमको थोड़ा सा स्टील में लचीलापन चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टील एकदम से सडनली उसके ऊपर लोड आए तो वो टूट नहीं जाए, उसको टफनेस हो। तो इन सब प्रॉपर्टीज के लिए डिपेंडिंग अपॉन इट्स एप्लीकेशन, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो आगे बनाऊंगा अलग से कि कौन सा प्रॉपर्टीज है और वो प्रॉपर्टीज कैसे स्टील के एप्लीकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिया हुआ है, बट मैं और डिटेल में बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन विच प्रॉपर्टीज बिकम इंपॉर्टेंट। अगर ब्रिज है तो क्या है, अगर शिप बिल्डिंग है तो कौन सा स्टील यूज करना है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। तो बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स मेरे आगे आने वाले वीडियो में आने वाले हैं। तो बेसिकली जैसा मैंने बताया कि हीट ट्रीटमेंट में आपको नॉर्मलाइज स्टील और एनिलिंग, ये दो प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान में। तो नॉर्मलाइज स्टील का समरी में यही है कि 800 से 1000 डिग्री तक स्टील को हम लोग गर्म करते हैं और होल्ड करते हैं। होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर दिस वर्ड होल्डिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। होल्ड कैसे करते हैं? 1 इंच के लिए 1 घंटा। अगर प्लेट का थिकनेस 1 इंच है तो उसको 1 घंटा रखेंगे, अगर 2 इंच है तो 2 घंटा रखेंगे, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली प्लेट को हम लोग हीट करते हैं 800 से 1000 डिग्री पे, उसको फर्नेस में होल्ड करते हैं और होल्डिंग टाइम खत्म हो जाने के बाद उसको बाहर निकाल के, फर्नेस के बाहर निकाल के एयर के प्रेजेंस में उसको ठंडा करते हैं। तो दैट इज द नॉर्मलाइज प्रोसेस। और नॉर्मलाइजिंग का के लिए करते हैं टू इंप्रूव द ग्रेन स्ट्रक्चर, हार्डनेस और डक्टिलिटी और मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी मतलब क्या? स्टील को कितनी आसानी से वो मशीन हो सकता है उसको बोलते हैं मशीन। डक्टिलिटी मतलब डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या? लचीलापन। अगर हम लोग प्लेट में ऐसे कोई प्रोसेस है जिसमें स्टील थोड़ा लचीला चाहिए तो उसके लिए हम लोग डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी आती है प्ले में। नेक्स्ट प्रोसेस है अनिलिंग। इसमें अगेन हमको हार्डनेस रिड्यूस करना है। जैसा मैंने बताया हार्डनेस का पर्पस रिलेशन कार्बन से होता है। जितना ज्यादा कार्बन होगा वो स्टील हार्ड होगा। तो हम हार्डनेस के अलावा एक प्रॉपर्टी जो है उसके अलावा अगर हमको कोई एडिशनल प्रॉपर्टी चाहिए तो उसके लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट यूज करते हैं। जैसे हार्डनेस को कम करना है, उसकी डक्टिलिटी को इंप्रूव करना है, उसमें से स्ट्रेस हटाना है, तो हम लोग एनिलिंग को यूज करेंगे। और उसका टेम्परेचर होता है 260 से 760 डिग्री, 260 टू 760 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर। तो नॉर्मलाइजिंग जैसे ही एनिलिंग को भी हम लोग एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में फर्नेस में रखते हैं, लेकिन उसको कूलिंग जो है, कूलिंग का प्रोसेस में थोड़ा सा फर्क है कि हम उसको फर्नेस में ही कूल होने के लिए छोड़ देते हैं। और उससे क्या होता है, कोई भी चीज को धीरे धीरे कूल होता है तो उसका ग्रेन स्ट्रक्चर का रिफाइन हो जाता है। तो अगेन ये प्लेट्स कहाँ यूज होती है? स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में होती है, जहाँ पे हेवी लोड आता है और उसको अगर स्ट्रेच करना पड़ता है तो हमें जैसे ब्रिजेस है, ब्रिजेस पे सडनली लोड आता है। कोई ब्रिज है और नॉर्मल ब्रिज है, खाली है, उसके ऊपर कुछ नहीं है और सडनली उसके ऊपर गाड़ी आएगी तो उसके ऊपर लोड आएगा, तो उसमें लचीलापन चाहिए। जो ब्रिज है वो लोड की वजह से एकदम ब्रिटल होगा तो वो टूट जाएगा। तो उसमें लचीलापन होने के लिए हम लोग एनिल्ड स्टील यूज करते हैं। तो जैसा इसमें लिखा हुआ है कि प्लेट्स विच आर नॉर्मली परचेज इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में जो भी प्लेट्स होते हैं वो तो या तो नॉर्मलाइज प्लेट्स होते हैं या तो एनिल्ड प्लेट्स होते हैं। दूसरा एक और प्रकार है दैट इज क्वेंच एंड टेम्पर्ड स्टील। क्वेंच एंड टेम्पर्ड स्टील में भी ग्रेन स्ट्रक्चर ऑल्टर करना है, हार्डनेस को इसको ऑल्टर करना है और टफनेस और जहाँ स्ट्रेंथ की बात होती है वो क्वेंच एंड टेम्पर्ड स्टील होता है। क्वेंच एंड टेम्पर्ड स्टील नॉर्मलाइज और एनिलिंग प्रोसेस से थोड़ा अलग होता है। नॉर्मलाइजिंग और एनिलिंग प्रोसेस में एक ही साइकिल होता है, एक ही पीरियड होता है या एक ही साइकिल होता है, लेकिन क्वेंच एंड टेम्पर्ड स्टील में दो होते हैं।
जैसा कि मैंने बताया कि स्टील में कुछ प्रॉपर्टीज पैरेलली चाहिए, मतलब हमको हार्डनेस भी चाहिए, हमको डक्टिलिटी भी चाहिए, हमको उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी चाहिए, उसका इम्पैक्ट भी इम्प्रूव चाहिए। तो जब हमको बहुत सारे प्रॉपर्टीज एक साथ चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, तो उसके लिए हम लोग ऐसा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज करते हैं जिसे कहते हैं क्वेंच एंड टेम्पर्ड। क्वेंच मतलब क्वेंचिंग, मतलब किसी चीज को सडनली ठंडा कर देने के प्रोसेस को क्वेंचिंग बोलता है। और टेम्परिंग जो है, टेम्परिंग इज ए प्रोसेस बाय विच वी इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ द, मतलब जो सरफेस का हार्डनेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस यूज करते हैं। तो इसमें नॉर्मलाइजिंग, जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मलाइजिंग और एनलिंग में एक पीरियड होता है, इसमें 2 पीरियड होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्लेट को पहले हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं और उसके बाद पानी से रैपिडली कूल करते हैं। किसी चीज को भी सडनली आप कूल करोगे तो उसमें आपको वो इमीडिएटली ज्यादा उसमें हार्डनेस आ जाएगी। किसी चीज को जैसे एनिलिंग, एनिलिंग में आप हीट करके धीरे 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 ठंडा करते, तो उसकी हार्डनेस उतनी कम हो जाएगी। तो जब हम मटेरियल को क्वेंच कर देते हैं तो उसको वापस क्रिटिकल टेम्परेचर तक रीहीट करते हैं और फिर उसको एयर से ठंडा, तो इस प्रोसेस को टेम्परिंग बोलते हैं। तो ये कहाँ पे यूज होता है? यहाँ पे जहाँ पे ड्यूरेबिलिटी है, क्रिटिकल है, जैसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, जैसे डंप ट्रक्स हो गए, ट्रेलर्स हो गए, ट्रेन्स हो गए, प्रेशर वेसल्स हो गए। इसमें क्या होता है कि आपको सरफेस का हार्डनेस चाहिए लेकिन अंदर से आपको लचीला स्टील चाहिए, तो इसके लिए आप क्वेंच एंड टेम्पर्ड स्टील यूज कर। नेक्स्ट प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। तो प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग अगेन इसका जो स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए और टफनेस को इम्प्रूव करने के लिए, टफनेस जो है वो भी एक स्टील की प्रॉपर्टी है कि कितना वो स्ट्रेसेस को लेके बिना डिफॉर्म किए विथस्टैंड कर सकता है, उसको टफनेस। तो इसमें प्रेसिपिटेशन, इसमें भी इट इज ए 2 पीरियड प्रोसेस, जैसा कि क्वेंच एंड टेम्पर्ड स्टील है। और इसमें हम लोग रीहीटिंग और कूलिंग करते हैं। पहले प्लेट को हम लोग गर्म करते हैं और देन इसको रैपिडली कूल करते हैं। तो थोड़ा सा हाँ, तो प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, इसमें प्लेट को हम लोग हीट करते हैं और रैपिडली कूल करते हैं, और जब कूल हो जाता है तो एक प्रोसेस है एज हार्डनिंग, जिसको हीट क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हीट करके वापस से कूल करते हैं। तो ये इसका पर्पस क्या है? इसमें भी हमको स्ट्रेंथ हाई चाहिए, इसमें मशीनेबिलिटी चाहिए, और ये नॉर्मली यूज होता है जैकअप रिग्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, रेल कार्स, ट्रक फ्रेम्स इत्यादियों के लिए ये प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग यूज करते हैं। और लास्ट वाला है जो रिम्ड स्टील है। रिम्ड स्टील जो किल्ड स्टील या सेमी किल्ड स्टील, किल्ड स्टील और सेमी किल्ड स्टील में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि उसमें से डीऑक्सीडाइज कर देते हैं, उसमें डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे एल्यूमिनियम या सिलिकॉन डाल देते हैं, ताकि क्या होता है कि जब स्टील को कास्ट किया जाता है तब उसमें से ऑक्सीजन और कार्बन, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जब कास्टिंग के टाइम पे जब प्रेसिपिटेट होती है मतलब सरफेस से बाहर आती है, तो उसमें ब्लो होल्स आ जाते हैं। तो वो ब्लो होल्स को हम लोगों को निकालने के लिए हम लोग किल्ड स्टील का वापर करते हैं, और जो किल्ड स्टील है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है क्योंकि वो डीऑक्सीडाइज स्टील है। तो जो रिम्ड स्टील है, रिम्ड स्टील इज बेसिकली मेंट फॉर ड्राइंग, मतलब आप जैसे वायर को ड्रॉ करते हैं या किसी भी चीज को ड्रॉ करते हैं, वहां पे हम लोग रिम्ड स्टील को यूज करते हैं, और इसलिए इसमें कोई डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डाला जाता है। तो इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन के निकलता है जब स्टील सॉलिडिफाई होता रहता है। तो इसमें कार्बन कंटेंट 0.25% से कम होता है, मैंगनीज 0.6% से कम होता है। तो ये जो स्टील है ये कोल्ड बेंडिंग या कोल्ड फॉर्मिंग, जहाँ पे भी कोल्ड प्रोसेस यूज करते हैं। एक होता है हॉट फॉर्मिंग, उसका अपोजिट है कोल्ड फॉर्मिंग। हॉट फॉर्मिंग में क्या करते हैं, हम किसी भी स्टील के शेप को चेंज करने के लिए उसको गर्म करके प्रोसेस को चेंज करते हैं, जिससे उसके शेप को चेंज करते हैं, जिसे हम लोग फॉर्मिंग बोलते हैं। तो कोल्ड फॉर्मिंग में क्या होता है, कोल्ड फॉर्मिंग में हम उसको हीट किए बिना उसको हथौड़े से मार के या किसी और प्रोसेस से उसके शेप को चेंज करता है, जिसे कोल्ड फॉर्मिंग। तो उसमें हम लोग डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस समझ में आ गया होगा। और बेसिकली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एक परचेसर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्लेट को जब हम ऑर्डर करते हैं तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बिकम्स ए पार्ट ऑफ द परचेस प्रोसेस। और परचेस प्रोसेस का पार्ट होने की वजह से एक बायर को हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की मालूमात होना बहुत। और मेरी ये वीडियो
श्रृंखला का पर्पस ही ये है कि मैं परचेजर को हर एस्पेक्ट से, हर एंगल से इतना स्ट्रांग बना दूं। जो हमारे चैनल का मोटो है पावर टू परचेजर, तो बेसिकली मैं हर एक टेक्निकल एस्पेक्ट कवर कर रहा हूँ जो कहीं पे भी पढ़ाया नहीं जाता है, किसी भी कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है, कोई भी कंपनी में पढ़ाया नहीं जाता है। ये मेरे टोटल एक्सपीरियंस और मेरे खुद के पर्सनल स्टडी से मैं ये सब चीजें आपको बता रहा हूँ ताकि आप आपके फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। बेसिकली जैसा मैंने बताया कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए परचेज इंडेंट। और हीट ट्रीटमेंट एक आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्लेट को नॉट ओनली वी कैन परचेज फ्रॉम स्टॉक बट वी कैन परचेज फ्रॉम मिल। तो स्टॉक से परचेज करने में और मिल से प्लेट परचेज करने में क्या फर्क है, और कब हम स्टॉक से परचेज करते हैं और कब मिल से परचेज करते हैं, ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एक परचेजर को मालूम होने का पर्पस ये है कि इट इज अ पार्ट ऑफ द प्लेट इंडेंट। तो ही हैज टू नो कि भाई बिकॉज उसको ऑर्डर देना है एंड अल्टीमेटली ही हैज टू इंश्योर कि जिस मिल पे वो ऑर्डर दे रहा है वो प्रॉपरली हीट ट्रीटमेंट करके प्लेट को दे। तो एक होता है कि प्लेट जो है वो मिल में रोल हो गई, प्लेट फॉर्म हो गई, लेकिन उसके बाद उसको हीट ट्रीटमेंट सब्सिक्वेंटली किया जाता है ताकि मेरे जो जो एक परचेजर को प्लेट का इंडेंट मिला है वो कंप्लीट हो। एंड दैट हीट ट्रीटमेंट में बी नॉर्मलाइजिंग, दैट हीट ट्रीटमेंट में बी एनीलिंग। मोस्टली मैंने यही दो प्रोसेस मैंने पर्सनली किए हुए हैं। और नॉर्मलाइजिंग का टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, और एक होता है हीट ट्रीटमेंट चार्ट। हीट ट्रीटमेंट चार्ट जो होता है दैट टेल्स यू कि प्लेट के ऊपर किस टाइप से हीट ट्रीटमेंट किया गया है एंड इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द परचेज इंडेंट। सो जो मैंने आपके साथ जो एक एक्सेल टेम्पलेट शेयर किया है उसमें बेसिक पर्पस यही था कि आपको एक वेरी शॉर्ट में मैं बताऊं कि कौन कौन से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस प्लेट पे होते हैं। एंड आई होप कि अभी तक आपकी जर्नी एक्साइटिंग रही होगी और आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और एडवांस टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एंड आई होप कि यू विल बी विथ मी इन दिस जर्नी। जैसा कि आप लोगों के लिए ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, मेरे लिए भी एक ये लर्निंग एक्सपीरियंस है, बिकॉज व्हेन आई प्रिपेयर फॉर द टॉपिक्स आई रिवाइज एंड आई रिकॉल कि मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी में क्या क्या चीजें फेस की थी। एंड आई होप इट विल बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू। एंड सिंस मेरे लिए ये एक एफर्ट है कि मैं आप लोगों के लिए ये टॉपिक्स प्रिपेयर करके प्रेजेंट करूं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स और आपके लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को दें ताकि मैं आने वाले समय में भी ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेके आया। तो गाइस, that's all for now from my side, and see you in the next video. Goodbye for now.